बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मुआज़ रसूल, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के दो टॉपिक्स इस लेक्चर में देखने की कोशिश करनी है, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम, और उनसे कंसर्निंग एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। लिहाजा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर आइए अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने आज यहां पे डिस्कस करना है वो है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट और मोमेंट ऑफ फोर्स। नाउ दिस ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ टॉर्क। घूमने के असर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी दरवाजे को ओपन करने के लिए उसके हैंडल पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो आप एक्चुअली टॉर्क पैदा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी स्पैनर की मदद से किसी नट यानी पेच को ओपन या क्लोज कर रहे होते हैं तो आपने नोट किया होगा कि स्पैनर के हैंडल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उस नट को, उस पेच को ओपन या क्लोज करना उतना ही आसान होता जाएगा। अगेन वन ऑफ द प्राइम एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क। सो जब भी किसी चीज को आपने घुमाना होता है या रोटेट करवाना होता है तो आपको जाहिर सी बात है उस पर क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क लगाना पड़ता है। Mathematically, by definition, torque is a cross product of R and F. अब आप इसको जरा ध्यान से देखें तो चाहे अब आपको R और F का पता हो या ना हो, आप क्रॉस से अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? RF sin थीटा n, जबकि इसमें R क्या है? मोमेंट आर्म। इसको समझने के लिए फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो O पॉइंट पे पिवट हुआ हुआ है, यानी ये O पॉइंट के गिर्द क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। फर्स्ट करें, हमने इसके किसी P पॉइंट पे कोई F फोर्स लगा दी तो P पॉइंट से लेकर O तक का ये परपेंडिकुलर फासला क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म कहलाएगा। इट इज द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर distance between the point of application of force to the axis of rotation or to the center of rotation। अब शायद आपको एग्जांपल ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होता जाएगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होता जाएगा। यही वजह है कि स्पैनर के हैंडल की लेंथ जितनी ज्यादा होती है टॉर्क पैदा करने के लिए आपको उतनी ही कम फोर्स लगानी होती है। जैसे कि मैंने बताया, आर किसको शो कर रहा है? मोमेंट आर्म को। एफ ऑफ कोर्स किसको शो कर रहा है? फोर्स को। थीटा ऑफ कोर्स किसको शो कर रहा है? आर और एफ के दरमियान बनने वाले इस एंगल को। और एन इज द यूनिट वेक्टर। इस एन की वही डायरेक्शन होगी जो टॉर्क की होगी। अब सवाल पैदा होता है टॉर्क या एन की डायरेक्शन क्या है? तो चूंकि टॉर्क आर क्रॉस एफ से आ रहा है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का फेमस राइट हैंड रूल लगा देंगे, जिसके मुताबिक आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है तो थंब आपको रिजल्टेंट दे देगा। यानी इस केस में आपकी फिंगर्स आर से एफ की तरफ कर्ल होंगी तो टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये आर है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आर। तो जब मैं अपनी फिंगर्स को आर से एफ की तरफ रोटेट करूंगा तो थंब देखें आपको कहां जाता दिखाई दे रहा है? बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। इसका मतलब टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। यही वजह है कि टॉर्क को एक्सियल वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। टॉर्क के यूनिट्स न्यूटन मीटर होते हैं, लेकिन इनको हम कभी भी जूल नहीं कह सकते, क्योंकि जूल वर्क का यूनिट होता है, जबकि टॉर्क के न्यूटन मीटर में बाज दफा मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेडियंस का भी इजाफा हो जाता है। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रही होती है वही काम इस एंगुलर मोशन में टॉर्क कर रहा होता है। क्या मतलब? फोर्स का काम क्या होता है? किसी चीज में मोशन पैदा करना या मूव करती हुई चीज की मोशन को कम, ज्यादा या चेंज करने की कोशिश करना। इसी तरह टॉर्क का काम क्या होता है? किसी चीज में रोटेशन पैदा करना या रोटेट करती हुई चीज की रोटेशन चेंज करने की कोशिश करना या चेंज करना। इसका मतलब जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रही होती है वही काम
सर्कुलर मोशन में टॉर्क कर रहा होता है, यानी फोर्स इज एनालॉगस ऑफ टॉर्क और टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स. टॉर्क प्लेस द सेम रोल इन सर्कुलर मोशन एज प्लेड बाय द फोर्स इन लीनियर मोशन. और ये चीज फॉर्मूला से भी काफी हद तक अपेरेंट है. एनालॉगस मैं पहले बता चुका हूं. न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स ma, F फोर्स है, m मैस और a एक्सेलरेशन है. लेकिन जब आप लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन में आते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ट्रांसफॉर्म होके अपनी शक्ल चेंज कर लेता है. लॉ तब्दील नहीं होता, लॉ अपनी शक्ल चेंज कर लेता है. कैसे? F की जगह क्या आ जाता है? टॉर्क. m की जगह क्या आ जाता है? I विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और a की जगह क्या आ जाता है? अल्फा विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल डायनामिक्स. लिहाजा आप यहाँ से इन एग्जाम्पल से, इन फॉर्मूला से बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फोर्स और टॉर्क हल हाथ से एक दूसरे के क्या हैं? एनालॉगस हैं. और ये कोई अकेली एग्जाम्पल नहीं है. ये कोई अकेली एग्जाम्पल नहीं है कि जिसमें आपने कोई पहली दफा पढ़ा हो एनालॉगस. फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में आप हीट के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हीट और चार्ज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एनालॉगस हो जाएंगे. हीट के फ्लो करने की वजह क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. चार्ज के फ्लो करने की वजह क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब टेम्परेचर और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के एनालॉगस हो जाएंगे. अगेन मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर एंड वन ऑफ दीज एग्जांपल्स इज ऑफ कोर्स फोर्स एंड टॉर्क. लास्ट बात, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे. क्लॉकवाइज टॉर्क ऐसा टॉर्क होगा जो किसी भी चीज को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऐसा टॉर्क होगा जो किसी भी चीज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा. और कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है. और आपको पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहा जाता है. तो अगर आपके सामने किसी भी एमसीक्यू में एंटी क्लॉकवाइज का वर्ड आ जाए या काउंटर क्लॉकवाइज का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव टॉर्क होगा. और कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है. जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज हमने 2 टॉपिक्स देखते हैं. उनमें से एक टॉपिक हम लोगों ने देख लिया यानी टॉर्क का. अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, इक्विलिब्रियम. अगर कोई चीज रुकी हुई है और रुकी ही रह रही है या मूव कर रही है और जैसे मूव कर रही है वैसे ही मूव करती जा रही है तो वो चीज इक्विलिब्रियम में होगी. यानी इक्विलिब्रियम का मतलब कीपिंग द स्टेट, अपनी हालत को मेंटेन रखना. अगर कोई चीज अपनी हालत को मेंटेन रख रही है, चाहे उस पर एक्सटर्नल एजेंसीज लग रही हैं या नहीं लग रही, तो वो चीज किस हालत में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी. मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट continues to do so or moving with a certain velocity continues to do so, then that object is said to be in equilibrium. Equilibrium जैसे कि मैंने बताया रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है. मोशन में इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन अंडरगो कर रहा हो, यानी उसकी मोशन तब्दील ना हो रही हो. इस लिहाज से इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं. स्टैटिक कि जिसका ताल्लुक किसके साथ होता है? रेस्ट के साथ. और डायनामिक कि जिसका ताल्लुक किसके साथ होता है? मोशन के साथ. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी 0 रहती है, यानी जिस्म रुका हुआ है और रुका ही रह रहा है. और डायनामिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, यानी जिस्म जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है. सो इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जिस्म रुका रहता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में जिस्म जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है. नेक्स्ट जो बात हमने देखनी है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं हुई. इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं, मैंने पहले यहां पे लिख दी हुई हैं. नंबर 1 स्टेबल, नंबर 2 अनस्टेबल, नंबर 3 न्यूट्रल. अब इसको समझने के लिए जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा. फर्स्ट करें कि मैंने अपने हाथ पे ये मार्कर यूं रख दिया.
अब अगर मैं इस मार्कर को यहां से उठाऊं तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अगर मैं इसको उठा के छोड़ूं तो ये दोबारा अपनी हालत क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है। ऐसा इक्विलिब्रियम कि जिस इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाए, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाए, जिस्म अप्लाइड फोर्स के रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल शक्ल, अपनी ओरिजिनल हालत रीगेन कर ले, ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसके बरक्स फर्स्ट करिए मेरा मार्कर यूं मेरे हाथ पे खड़ा हुआ है, अगर मैं इस मार्कर को क्या करूंगा, यूं डिस्टर्ब करके छोड़ूंगा तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जाएगा, बल्कि क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कि जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल करे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो और जिस्म फोर्स रिमूव करने के बाद अपनी पुरानी हालत में वापस ना आए, ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ पे घुमाना शुरू कर दूं, यूं घुमाना शुरू कर दूं, यूं या यूं, तो अब आप देख सकते हैं कि इस मोशन के दौरान सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स्ड है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है और जिस्म की हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इवन फोर्स लगने के दौरान भी जिस्म की हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कि जिस इक्विलिब्रियम के दौरान जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब ना हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज ना हो और जिस्म अपनी हालत चेंज बिल्कुल भी ना करे, चाहे फोर्स लगने के दौरान की बात हो रही हो, चाहे फोर्स लगने के बाद की बात हो रही हो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मैंने आपके साथ दो चीजें डिस्कस की हैं, एक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जिसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम की इकसाम, और दूसरी है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जिसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम की हालतें। अब जो तीसरी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम पैदा करने के लिए शराइत, यानी वो क्या शराइत होंगी, वो क्या कंडीशंस होंगी जो पूरी होंगी तो इक्विलिब्रियम पैदा होगा। तो इसको देखने के लिए जरा आप देख सकते हैं कि देयर आर कपल ऑफ कंडीशंस एज फार एज इक्विलिब्रियम इज कंसर्न्ड। पहली कंडीशन के मुताबिक किसी भी जिस्म पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। किसी भी जिस्म पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी जिस्म का लीनियर एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, जीरो। इसी कंडीशन को दो सब कंडीशंस में भी डिवाइड कर दिया जाता है कि तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए और तमाम वर्टिकल फोर्सेस का भी सम जीरो होना चाहिए। जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी होती है तो जिस्म में कोई लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता और जिस्म ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। When sum of all the forces becomes zero, the object is said to be in a translational equilibrium and first condition of equilibrium is satisfied. On the other hand, second condition of equilibrium के मुताबिक जिस्म पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम जीरो होना चाहिए, यानी जिस्म में क्या नहीं पैदा होना चाहिए, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होना चाहिए। सो जब भी किसी जिस्म पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम क्या हो जाए, सिफर हो जाए यानी जीरो हो जाए और जिस्म में कोई मजीद एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो हम कहते हैं कि जिस्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। मतलब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी जीरो and the object must be in a translational equilibrium, and according to second condition of equilibrium sum of torques must be zero and object must be in a rotational equilibrium। and what if कि ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हो, यानी जिस्म पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी क्या हो, जीरो, और टॉर्क्स का सम भी क्या हो, जीरो हो, तो फिर जिस्म किस में होता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, sum of forces and sum of torques both sums are
0. The object is in translational equilibrium as well as is in rotational equilibrium. ये दो आपके टॉपिक्स थे. अब जाएंगे कुछ MCQs की तरफ आते हैं ताकि हमें पता चले कि इनमें से किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. ये आपके पास एक रॉड आपको पड़ी दिखाई दे रही है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन फोर्स F acts perpendicularly on it the torque becomes maximum. इनमें से किस पॉइंट पे फोर्स लगाने से टॉर्क मैक्सिमम होगा. और रिकॉल करें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF sin थीटा. अब उसने सवाल में क्या मेंशन किया हुआ है कि फोर्स कैसे लग रही है, परपेंडिकुलरली, यानी एंगल क्या होगा 90. तो sin 90 क्या होता है 1, तो फोर्स क्या होगी RF. अब ये चीज क्या शो कर रही है कि टॉर्क फोर्स पे भी डिपेंड करता है और टॉर्क मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड करता है. अब आप टॉर्क को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम. अगर आप टॉर्क को क्या करना चाहते हो, मैक्सिमम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मोमेंट आर्म को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा. इसका मतलब फोर्स डेफिनेटली इस पॉइंट पे लगेगी क्योंकि इस पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4 का O यानी सेंटर से फासला आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है. तो टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए मोमेंट आर्म मैक्सिमम करना पड़ेगा और मोमेंट आर्म मैक्सिमम करने के लिए आपको फोर्स को कहां पे लगाना पड़ेगा, पॉइंट 4 पे. यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा पॉइंट 4. नेक्स्ट उसी से मिलता जुलता एमसीक्यू जरा देखें. इफ अ फोर्स F acts perpendicularly on point O, then no torque is produced. Why? अब unlike previous question, फोर्स कहां पे लग रही है, O पे लग रही है. तो आप बताएं अब क्यों नहीं टॉर्क पैदा हो रहा. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF sin थीटा. अगेन देखें कौन सी फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर, यानी एंगल क्या बनेगा 90. इसका मतलब टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RF. टॉर्क किस बात पे डिपेंड करता है आपको दिखाई दे रहा है, फोर्स और मोमेंट आर्म पे. लेकिन अब आप देखें फोर्स लग कहां पे रही है, सेंटर ऑफ रोटेशन पे. इसका मतलब क्या होगा कि जिस पॉइंट के गिर्द इस रॉड ने घूमना था फोर्स उसी पॉइंट पे लग रही है. यानी ये फैक्टर मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और अगर मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा तो तभी कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा. तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा ऑफ कोर्स चार्ली. मोमेंट आर्म इज 0 और मोमेंट आर्म के 0 होने का मतलब R0 और R0 होने का मतलब ऑफ कोर्स टॉर्क का 0 होना. नेक्स्ट सवाल देखिएगा. इन अबव क्वेश्चन इफ अ फोर्स F acts parallel to the rod, then at which point torque becomes maximum. अब अगर मैं रफली ये रॉड पे बनाऊं तो ये वो रॉड थी जिस पे आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4. अब आप देख रहे हैं कि हम एक ही रॉड से कोई तीसरा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आप अगर आपको कोई एक एमसीक्यू गिवन हो तो आप उसमें से अपनी मर्जी के एक से ज्यादा एमसीक्यू बना सकते हैं. सो वही रॉड है, उस पर हम कोई तीसरा एमसीक्यू यहां पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. और इस एमसीक्यू में किसका वर्ड यूज हुआ है, पैरेलल का, यानी फोर्स यूं लग रही है या यूं लग रही है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इक्वल्स RF sin थीटा, R मोमेंट आर्म, F फोर्स, और फोर्स कैसे लग रही है, पैरेलल, यानी एंगल क्या होगा 0. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि sin 0 क्या होता है, 0 होता है. तो टॉर्क का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल फोर्स टॉर्क पैदा कर ही नहीं सकती, लेट अलोन मैक्सिमम टॉर्क पैदा करना इज अनदर थिंग. पैरेलल फोर्स, आई रिपीट, टॉर्क पैदा कर ही नहीं सकती. लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा. नन ऑफ दीज, आई रिपीट, पैरेलल फोर्स टॉर्क पैदा नहीं कर सकती. आइए नया व्हाइट बोर्ड शुरू करते हैं. अपनी बात को आगे लेके चलने के लिए और टॉर्क्स और इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. मसलन जिनमें सबसे पहला एमसीक्यू देखें.
the torque in a body will be square root 3/2 times of a maximum value if theta between R and F is. यानी R और F के दरमियान वो एंगल बताएं कि जिस एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का स्क्वायर रूट 3/2 हो जाए. अब आप सबको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. टॉ इक्वल्स आर एफ साइन थीटा, where theta is the angle between R and F. अब अगर ये थीटा क्या हो जाए 90, तो sin 91 sin becomes maximum, so does torque. torque maximum होके क्या हो जाएगा RF. इसका मतलब ये जो RF है ये किसको शो कर रहा है, ये मैक्सिमम टॉर्क को शो कर रहा है. यानी मैं इस फॉर्मूला को यूं भी लिख सकता हूं, टॉ इक्वल्स टॉ मैक्स साइन थीटा. एमसीक्यू विद इन एमसीक्यू, टॉर्क का ये नया फॉर्मूला बन गया. अब उसका सवाल क्या है, उसका सवाल ये है, जरा ध्यान से देखिएगा, वो एंगल बताएं, वो थीटा बताएं कि जिस पे टॉर्क टॉ मैक्स का स्क्वायर रूट 3/2 हो जाए. फिर बोल रहा हूं, वो एंगल बताएं कि जिस एंगल पे टॉ मैक्स का स्क्वायर रूट 3/2 हो जाए. टॉ मैक्स और टॉ मैक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट 3/2 के, जो कि ऑफकोर्स 0.866 भी होता है. और आप सबको पता है कि साइन 0.866 या स्क्वायर रूट 3/2 कब होता है, जब एंगल 60 डिग्री हो. तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 40, यानी 60 डिग्री. नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, फॉर अ कपल एक्ट्स ऑन अ बॉडी. इनमें से कौन सही है. जब किसी जिस्म पे कपल एक्ट करता है तो बताएं क्या सही है, सिग्मा F0 सिग्मा टॉ 0, या सिग्मा F0 सिग्मा टॉ इजंट 0, या सिग्मा F इज नॉट 0 सिग्मा टॉ इज 0, और बोथ आर नॉट 0. अब कपल को पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. अगर इस ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस यूं लग रही हूं, तो याद रखिएगा ये फोर्स इस सिस्टम को फिर कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, यूं. ये फोर्स इस सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, यूं. रिजल्टेंट के तौर पे ये जिस्म क्या करना शुरू कर देगा, अपने गिर्द क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा. इसका मतलब क्या हुआ, इस कपल के लगने के दौरान आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो दिखाई दे रहा है, जिस्म आपको मूव करता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, बट आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम दिखाई नहीं दे रहा, जिस्म आपको रोटेट करता दिखाई दे रहा है. यानी इन दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस का सम क्या होगा, 0. लेकिन इन दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस का टॉर्क 0 नहीं होगा. लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर में आपने वो ऑप्शन तलाश करनी है जिसमें सिग्मा F 0 हो और सिग्मा टॉ 0 ना हो. इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा. अब इसमें से बेतहाशा एमसीक्यू बन सकते हैं. मसलन कपल के दौरान फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी नहीं होती. एक एमसीक्यू बन गया. मसलन कपल के दौरान ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता. दूसरा एमसीक्यू बन गया. मसलन कपल के दौरान एक्सेलरेशन 0 होता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता. यानी A 0 होता है, अल्फा 0 नहीं होता. ये आपका एक तीसरा एमसीक्यू बन गया. सो ऑन. आप इससे अपनी मर्जी के काफी सारे एमसीक्यूज बना सकते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमने डिस्कस करना वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्सेस व्हेन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट लीव द ऑब्जेक्ट नॉट इन इक्विलिब्रियम. नाउ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. यानी जिस्म पे फोर्सेस लगनी चाहिए और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाना चाहिए. यानी जिस्म पे फोर्सेस लगनी चाहिए और जिस्म इक्विलिब्रियम में ना हो. बताएं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब इन चारों में से कौन सी फोर्सेस करेंगी. यानी इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी फोर्सेस होंगी, वो कौन सी ऑप्शन होगी कि जिस ऑप्शन में मौजूद फोर्सेस जब जिस्म पे लगेंगी तो जिस्म इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा.
तो इसको करने का एक तरीका देखें, दूसरा तरीका फिर डिस्कस करते हैं। 10 10 10, अब अगर ये दो 10 120 डिग्री पे लग रहे हो तो इन दो 10 का आंसर क्या आएगा 10, और वो 10 इस तीसरे 10 से कैंसिल हो सकता है, तो अल्फा इक्विलिब्रियम पैदा कर सकती है या अल्फा इक्विलिब्रियम पैदा कर रही होगी। अब इधर है जरा, ये 10 और ये 10 मिलकर क्या देगा आपको 20, जो इस तीसरे वाले 20 से क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है, ये भी इक्विलिब्रियम पैदा कर रही है। अब जरा इस ऑप्शन पे हैं, इस ऑप्शन में ये 10 और ये 10 मिलकर आपको क्या देगा 20, जो कभी भी 30 से कैंसिल नहीं होगा। ओके, ये 30 और 10 मिलकर आपको क्या देगा, या तो 40 या मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है, या 20। फिर बोल रहा हूं, ये 10 और ये 30 या तो आपको क्या देंगे 40 या आपको क्या देंगे 20। ना 40 10 से कैंसिल हो सकता है, ना 20 10 से कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब आपके इस MCQ का आंसर है 40। यानी ये वो फोर्सेस होंगी जो जब जिस्म पे लगेंगी तो इक्विलिब्रियम पैदा नहीं होगा। जरा चौथी को भी देख लें, तो चौथी को जरा ध्यान से देखें तो 30 और 40 मैक्सिमम आंसर क्या देंगे 70, मिनिमम आंसर क्या देंगे 10, और 70 और 10 के दरमियान में क्या लाई कर रहा है 30, और वो 30 इस तीसरे वाले 30 से क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है। लिहाजा फर्स्ट फोर्सेस का सम भी 0 हो सकता है, अल्फा ऑप्शन में फोर्सेस का सम भी 0 हो सकता है, बीटा ऑप्शन में फोर्सेस का सम भी 0 हो सकता है, डेल्टा ऑप्शन में फोर्सेस का सम भी 0 हो सकता है। 40 ऑप्शंस में किसी भी तरह फोर्सेस का सम 0 नहीं हो सकता। अब एक तो ये इसको करने का ये एक तरीका था, थोड़ा सा लेंथी, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है। फॉर इक्विलिब्रियम रूल सुन लें, सम ऑफ एनी टू forces is greater than or equal to the third force। यानी ये चेक करने के लिए कि ये तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम पैदा कर रही हैं कि नहीं कर रही, आप कोई सी दो फोर्सेस को सम करें और उस सम का आंसर तीसरी फोर्स के या तो इक्वल आना चाहिए या उससे ज्यादा आना चाहिए। आप देखें इवन इस फॉर्मूला से भी MCQ आपको 40 आंसर देगा। कैसे? 10 + 10 का आंसर क्या आएगा 20, जो तीसरे वाले 10 से बड़ा है। इधर है 10 + 10 का आंसर क्या आएगा 20, जो तीसरे वाले 20 के बराबर है। 20 + 10 का आंसर क्या आएगा 30, जो तीसरे वाले 10 से बड़ा है। दोनों कंडीशन पूरी हुई। इधर है सर 30 और 30 का आंसर क्या आएगा 60, जो तीसरे वाले 40 से बड़ा है। 30 और 40 का आंसर क्या आएगा 70, जो तीसरे वाले 30 से बड़ा है। दोनों कंडीशन पूरी हुई। लेकिन सर इधर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 30 और 10 मिलके आपको क्या दे रहे हैं 40, जो 10 से बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस 10 और इस 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20, जो तीसरे वाले 30 से छोटा है। लिहाजा अगर कोई भी पेयर ऑफ फोर्सेस किसी एक परमुटेशन पे भी ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा होगा तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इक्विलिब्रियम चेक करने का फॉर्मूला है। सम ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थर्ड फोर्स। नेक्स्ट MCQ देखिएगा। A uniform plank of length L is supported by two forces F1 and F2 as shown. If the plank is in equilibrium, then F1 by F2 is 2/5, 3/5, 2/3, 3/2। अब जरा ध्यान से इसका सॉल्यूशन हम देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें, ये प्लैंक का मिड पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक का फासला प्लैंक की लेंथ है L। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक का फासला क्या होगा L/2, और यहां से यहां तक का भी फासला क्या होगा L/2। कॉमन सेंस है, अगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ 10 है तो यहां से लेके यहां तक 5 होगी, यहां से लेके यहां तक 5 होगी, हाफ। अगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ L है तो ये लेंथ L/2 होगी और ये लेंथ भी L/2 होगी। अब यहां से यहां तक की लेंथ क्या है L/2, उसमें ये लेंथ क्या है L/8, तो बाकी लेंथ क्या बनेगी L/2 माइनस L/8। इसी तरह यहां से यहां तक की लेंथ क्या है L/4, L/2, उसमें ये लेंथ क्या है L/4, तो ये लेंथ क्या बनेगी L/8।
2 माइनस एल बाई 4। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से यहां तक की लेंथ है एल बाई 2, उसमें ये लेंथ क्या है एल बाई 8, तो बाकी क्या बनेगी एल बाई 2 माइनस एल बाई 8। आई रिपीट, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है एल बाई 2, उसमें ये लेंथ क्या है एल बाई 4, तो बाकी लेंथ क्या बनेगी एल बाई 2 माइनस एल बाई 4। अब सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब F1 जो कि सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, और F2 जो कि सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, दोनों के टॉर्क्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी दोनों के टॉर्क्स ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं F1 का टॉर्क निकालने लगा हूं, टॉ1। व्हाट इज टॉ1? R1 F1। व्हाट इज F1? ऑफ कोर्स F1। व्हाट इज R1? फोर्स से लेके सेंटर तक का फासला, ये जो किसके बराबर है L बाई 2 माइनस L बाई 8। अब जरा दूसरी तरफ चलें, टॉ2 F2 का टॉर्क है R2 F2 वैसे का वैसा। व्हाट इज R2? मोमेंट आर्म ऑफ F2, यानी F2 से लेकर सेंटर ऑफ रोटेशन तक का फासला, ये L बाई 2 माइनस L बाई 4। अब जब कैलकुलेशंस को आगे लेके चलें तो उधर देखें, L बाई 2 और L बाई 8 माइनस होकर आपको क्या देगा 3L बाई 8 और F1 ऐसे का ऐसा आएगा। और जब L बाई 2 और L बाई 4 माइनस होगा तो ये आपको क्या देगा L बाई 4 इंटू F2। L और L आपस में कैंसिल हो गया, 4 और 8 कैंसिल होकर यहां पे क्या बचेगा 2, तो आपके F1 बाय F2 का आंसर आएगा 2:3, दैट इज 40। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 50 न्यूटन is 3 meter long as shown. When a load of W is hung from that end, the beam is in equilibrium. What is W? अब इधर ध्यान से देखिएगा कि ये इस बीम का सेंटर है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या है 3 मीटर। तो अगर ये सेंटर है तो ये वैल्यू क्या होगी 1.5 मीटर, और ये वैल्यू भी क्या होगी 1.5 मीटर, यानी यहां से यहां तक का फासला 1.5 मीटर, यहां से यहां तक का फासला 1.5 मीटर। नो, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक का फासला है 1.5 मीटर, उसमें यह फासला क्या है 1 मीटर, तो यह फासला क्या होगा 0.5 मीटर। अब बीम का वेट कितना है 50 न्यूटन, और वेट हमेशा कहां पे लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये 50 न्यूटन। बीम किस में है इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब हुआ, ये वेट इस पूरे सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और बीम का अपना वेट पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि दोनों टॉर्क्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। तो मैं सबसे पहले इस वेट का टॉर्क निकालने लगूं, तो वेट का टॉर्क क्या होगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, और फोर्स यानी वेट से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन तक का फासला कितना आपको दिखाई दे रहा है 1 मीटर। अब मैं रॉड के वेट यानी 50 न्यूटन का टॉर्क निकालने लगा हूं, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो फोर्स कितनी है 50 और मोमेंट आर्म कितना है, फोर्स से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन तक का फासला यानी 0.5। सो दिस इज W, this is 50 and 0.5 is 5/10 and 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 25 ऑफ न्यूटन, यानी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर द टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपको दिखाई दे रही है। अब आपने बताना है कि थीटा यानी एंगल जो कि फिगर में गिवन है, और आर यानी मोमेंट आर्म,
कि किन वैल्यूज के लिए टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए मोमेंट आर्म को तो आपको मैक्सिमम करना ही करना है। इसका मतलब आर तो मैक्सिमम होगा ही होगा, आर तो लार्ज होगा ही होगा। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर या तो अल्फा होगा या चार्ली होगा। चलिए दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं, या तो अल्फा होगा या चार्ली होगा। अब सारी गेम किस पे आएगी? थीटा पे, कि थीटा क्या होना चाहिए। याद रखिएगा कि नॉर्मली थीटा किसके दरमियान एंगल होता है? एफ और आर के दरमियान, लेकिन यहां पे थीटा एफ और नॉर्मल के दरमियान एंगल है। अब जैसे जैसे ये थीटा ज्यादा होता जाएगा, फोर्स नीचे आती जाएगी, और जब फोर्स नीचे आती जाएगी तो फोर्स क्या होती जाएगी? पैरेलल होती जाएगी, टॉर्क मिनिमम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये थीटा कम होता जाएगा, फोर्स वाई एक्सिस के करीब आती जाएगी, यानी फोर्स क्या होती जाएगी? परपेंडिकुलर होती जाएगी, तो टॉर्क मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए आपको मोमेंट आर्म को लार्ज रखना है, यानी आर को लार्ज रखना है, लेकिन इस थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली। बात को वाइंड अप करने के लिए लास्ट दो एमसीक्यूज देखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन अर्थ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है कि जमीन हमारे हिसाब से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन जमीन, सूरज, चांद, सितारों के हिसाब से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब यहां पे उसने क्या लिखा हुआ है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सवाल में हम जमीन की स्पिन मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जमीन अपनी एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 24 आवर्स में, जिसको हम दिन भी कहते हैं, डे भी कहते हैं, और ये वैल्यू फिक्स रहती है। अच्छा, ये वैल्यू फिक्स होने का क्या मतलब है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t का फॉर्मूला रिकॉल करें। अगर t फिक्स है तो ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। रिमेंबर, इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो रिकॉल करें टॉर्क का फॉर्मूला, टॉ इक्वल्स आई अल्फा। अगर अल्फा जीरो है तो टॉ भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जमीन की स्पिन मोशन के लिहाज से कोई टॉर्क एग्जिस्ट नहीं करता। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी नन ऑफ दिस। आज के लिए लास्ट एमसीक्यू, जिससे हम अपनी बात को थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। A 2.4 meter long uniform rod is pivoted at its midpoint as shown. To maintain the equilibrium, a couple is applied. The couple is. अच्छा, अब जरा सिचुएशन समझें। पूरी रॉड की लेंथ कितनी है? 2.4 मीटर। ये इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये फासला होगा 1.2 मीटर, और ये फासला भी क्या होगा? 1.2 मीटर। इस रॉड पे आपको क्या लगती दिखाई दे रही है? फोर्स लगती दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली। ये वाली फोर्स इस किनारे से कितने फासले पे है? 0.4 मीटर पे, और ये वाली फोर्स इस किनारे से कितने फासले पे है? 0.8 मीटर पे। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से यहां तक का फासला 1.2 मीटर है और उसमें ये फासला कितने है? 0.4 मीटर है, तो ये फासला क्या होगा? 0.8 meter. Of course, on the similar basis, if the distance of midpoint from this corner is 1.2 meter and this distance is 0.8 meter, then this distance is got to be 0.4 meter. अब से दोनों फोर्सेस का टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। मसलन 200 न्यूटन की फोर्स इस सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और 300 न्यूटन की फोर्स इस सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? क्लॉकवाइज। तो पहले मैं 200 न्यूटन की फोर्स का टॉर्क निकालने लगा हूं। टॉ एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। व्हाट इज फोर्स? 200। व्हाट इज मोमेंट आर्म? 0.8।
So anti-clockwise torque comes out to be 160 Newton meter. अब मैं इस 300 न्यूटन वाली का टॉर्क निकालने लगा, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालने लगा, तो फिर वही फॉर्मूला, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. व्हाट इज फोर्स? 300. व्हाट इज मोमेंट आर्म? फोर्स से लेके सेंटर तक का फासला 0.4 एंड दैट इज 120 न्यूटन मीटर. तो एक फोर्स कौन सा टॉर्क लगा रही है? 160 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज. दूसरी फोर्स कौन सा टॉर्क लगा रही है? 120 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज. तो नेट टॉर्क क्या होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज. अब शायद आपको सवाल की लॉजिक समझ आनी शुरू हो कि ये रॉड पहले से इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पे पहले से क्या लग रहा है? 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है. अब उसका सवाल क्या है? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम अ कपल इज अप्लाइड. यानी उन्हें पहले से पता था कि रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उन्होंने इस रॉड पे क्या किया? एक कपल अप्लाई किया. बताएं वो कपल क्या होगा? तो कपल पहले से मौजूद कपल के मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा. यानी पहले से कितना कपल या टॉर्क लग रहा है? 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर आप इस रॉड को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो आपको इस कपल को कैंसिल करने के लिए 40 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज कपल लगाना पड़ेगा. तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा अल्फा, 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज. होपफुली आज के तमाम एमसीक्यूज और दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.